अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका टेंशन मैं आज रिलीज करने वाली हूँ, क्योंकि गाइस आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस में मोस्ट वेटेज रहने वाले टॉपिक पे। यस गाइस, ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस अगर आपने बल्क वाइज स्टडी किया तो उसमें कुछ जो पोर्शन मैंने आपके साथ फर्स्टली शेयर किए हैं लास्ट वीडियो में, लाइक फॉरेंसिक फार्मेसी, वो हाई वेटेज वाले टॉपिक है, उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो उस टॉपिक पे ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, ज़रूरी है। उस टॉपिक पे मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ, क्योंकि आज के ये वीडियो में हम फॉरेंसिक फार्मेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फार्मेसी में स्पेशली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, मैजिक रेमेडी एक्ट, अगेन ट्रेडमार्क्स, ऐसे बहुत सारे एक्ट है। उसी में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट दैट इज द फार्मेसी एक्ट पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। फार्मेसी एक्ट में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल पे सर्च करते हो उसमें बहुत सारा बल्क हमें मिलता है। और बहुत बार क्या होता है कि एस्पिरेंट कंप्लीटली प्रिपरेशन नहीं कर सकता, उसने इतना बड़ा बल्क देखा तो वो वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। उस सब बल्क को समराइज्ड करके पॉइंट वाइज मैं आपके लिए अरेंज करके लाई हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंप्लीटली ऑन फार्मेसी एक्ट। वो फार्मेसी एक्ट क्यों है, उसमें क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें चैप्टर्स क्या है, ईच एंड एवरी चैप्टर क्या कहता है, उसमें कुछ सेक्शंस है, लाइक रजिस्टर के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 15A हमें क्या बताता है, सेक्शन नंबर 33 हमें क्या बताता है, रजिस्टर के टाइप्स कितने हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे हम सब बोलते हैं वो कौन से चैप्टर में आता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन कौन से है, स्टेट फार्मेसी ऑफ इंडिया उसमें क्या है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से है, उनका वर्क क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर कौन से सेक्शन में हमें अपॉइंट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग गाइस हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो आई नो थोड़ा लेंदी है बट उसमें बहुत कुछ समराइज्ड किया है, ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करने का हमने ट्राई किया है, ठीक है। सो वीडियो कंप्लीटली देखो, क्योंकि उसमें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने मेंशन किया है, आपके नहीं कहूँगी हमारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट टू आवर सिलेबस दैट इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट 1948 जब हम कहते हैं इसका मीनिंग क्या है गाइस, तो फार्मेसी एक्ट 1948 को रिलीज हुआ है, उसके बाद ये अप्लाई हुआ है। अब फार्मेसी एक्ट के लिए हमें 3 बेसिक चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। पहली बात कि ये फार्मेसी एक्ट बनने से पहले क्या सिचुएशन थी, क्यों ये फार्मेसी एक्ट बनाया गया, और बनाया गया तो उसमें क्या था इससे ये फार्मेसी एक्ट हम आज जानते हैं, उसमें नेम का क्या क्या इन्वॉल्व था, और फार्मेसी एक्ट होने के बाद क्या कुछ डिफरेंस क्रिएट हुए, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें हैं जिसे हमें फार्मेसी एक्ट कंप्लीटली कवर होता है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसमें चैप्टर्स आते हैं, उसमें PCI आता है, स्टेट PCI आता है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज कि हमें पता है कि फार्मेसी एक्ट 1948 हम जब कहते हैं इसका मीनिंग क्या है, तो 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था। अब पहली सिचुएशन, उसके पहले ऐसी क्या कंडीशन थी कि जिससे फार्मेसी एक्ट लाने की ज़रूरत थी। तो पहली बात गाइज, जब यानी 1948 ज्याला आपण म्हणतो की स्वातंत्र्याच्या अगोदर काय झालं होतं की फार्मेसी रिलेटेड कौन सा भी रूल अप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। वी नो, अब हमें पता है कि फार्मासिस्ट क्या है, अब हमें पता है कि ड्रग क्या है, डिस्पेंसिंग कौन कर सकता है, प्रिपरेशन कौन कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, ये अब सब हमें पता है। बट उससे पहले जब ये एक्ट हमारे लिए नहीं था, उससे पहले कंडीशन कुछ ऐसी थी कि कोई भी बंदा जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग टू द ड्रग, रिगार्डिंग इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रिगार्डिंग इट्स एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, उसको मैन्युफैक्चरिंग की भी नॉलेज नहीं थी, तब भी बंदा वो मैन्युफैक्चरिंग करता था एंड उसको डिस्पेंस करता था, ठीक है। और उससे क्या होता है कि वेरियस डिसीज स्प्रेड होने के चांसेस थे, और यस वेरियस अनवांटेड रिएक्शन उससे क्रिएट होते थे, ठीक है। कोई भी अनहेल्दी पेशेंट, अनहेल्दी पर्सन, पेशेंट नहीं तो अनहेल्दी पर्सन वो क्या करता था
कि मैन्युफैक्चरिंग करके ड्रग को डिस्पेंस करता था, ठीक है। सो फिर उससे क्या होता है कि बहुत कुछ ऐसा होने लगा जिससे जो कुछ पब्लिक हेल्थ है वो अफेक्ट होने लगे, ठीक है। सो उस वक्त गवर्नमेंट ने एक इम्प्लीमेंट किया, वहाँ तो तब तो एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी, बट जो थी उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट क्रिएट किया जिसे हम क्या कहते हैं, फार्मेसी एक्ट। अब ये एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसी में हमारी जो एग्जामिनेशन है दैट इज द ड्रग इंस्पेक्टर, जिसमें हम इन फ्यूचर अपॉइंट होने वाले हैं, वो इसके अंदर आता है, ठीक है। सो यस गाइज, ईच एंड एवरीथिंग हमें इस फार्मेसी एक्ट का जो पार्ट है वो पता होना ज़रूरी है। नाउ गाइज, अब ये जो फार्मेसी एक्ट है उसमें उन्होंने क्या किया, ऐसा क्या उन्होंने प्रिपेयर किया, ऐसी कौन सी बॉडी उन्होंने क्रिएट किया, उस बॉडी में कितने पार्ट्स है, उस बॉडी में कितने चैप्टर है, ईच चैप्टर में क्या है, एंड यस इच सेक्शन में क्या है, वो सब कुछ हमें देखना है, ठीक है। सो वन बाय वन हम सब कुछ देखेंगे। अब देखते हैं कि फार्मेसी एक्ट क्या हुआ, इंटेग्रल्ड कब हुआ, यानी वो क्रिएट कब हुआ, तो 1948 में वो क्रिएट हुआ, बट उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट 1949 में किया गया है। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा सकता है, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, तो डायरेक्टली वो नहीं पूछेगा कि फार्मेसी एक्ट कौन से ईयर में आया, वो पूछ सकता है कि इम्प्लीमेंट कब किया। स्टूडेंट क्या करेंगे, 1948 दिखा तो यहाँ पे क्लिक करके आ जाएंगे, और यहीं पे हम गलती करते हैं, ठीक है। सो ये इम्प्लीमेंट कहाँ है, तो ये इम्प्लीमेंट 1949 में हुआ है, एंड वो इंटेग्रल्ड कब हुआ, तो उसकी डेट है 4 मार्च 1948, ठीक है। हमें उसकी डेट भी प्रॉपर पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ 8 एडप्शंस थे, ठीक है। 8 एडप्शंस कौन से हैं, और इसमें टोटल 5 चैप्टर है, वो हम देखेंगे। पहली बात गई, इस जिसे हम कह रहे हैं कि ये हमारा फार्मेसी एक्ट है, ये हमारा फार्मेसी एक्ट है, उसमें एक्चुअल में है क्या, तो गाइज उसमें हमारे लिए टोटल 5 ऐसे 5 ऐसे चैप्टर है, ठीक है। ईच चैप्टर उसकी कुछ खासियत है, ईच चैप्टर कुछ अलग हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सो वन बाय वन वो चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात गाइस, चैप्टर 1 इज दैट क्लियर। आई होप मेरी जो हैंड राइटिंग है आपको क्लियरली दिखती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है फार्मेसी एक्ट का, और उसे रीड करके मैंने एक शॉर्ट वे में प्रिपेयर किया है आपके लिए, ठीक है। सो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू आवर एग्जामिनेशन यहाँ पे मैंने एनलिस्ट किया है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर नंबर 1, जो हमारा फार्मेसी एक्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें है तो भी क्या, तो इसमें है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, यानी ये एक हमारा बेसिक है। लाइक कौन सा भी बुक अगर हम रीड करते तो उसका पहला पेज क्या रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, इंडेक्स रहता है। सो ये पहला चैप्टर हमें वही इंडिकेट करता है, ये हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन शो करता है, कुछ एक्सटेंड शो करता है, ठीक है। सो पहली बात गाइज, ये फार्मेसी एक्ट जब आया था दैट इज इन 1948 में, तो वो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई किया था, एक्सेप्ट देयर इज एक्सेप्शन दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में वो इनिशियली अप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। सो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे वो अप्लीकेबल नहीं रहते। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर आवर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ अब इनिशियली ऑल द चैप्टर्स अप्लाई किए गए, चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक अप्लाई किए गए, बट देयर आर सम स्टेट कि उसमें चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 उसे अप्लाई करने के लिए थोड़ा देर लगा। वो देर क्यों लगा वो तो आपको तभी पता चलेगा जब हम 3, 4 और 5 चैप्टर डिटेल में देखेंगे। अब इसमें क्या है, टोटल हमने देखा कि टोटल इसमें 8 इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि इसमें हमें कंप्लीटली डेफिनेशन दिया, लाइक जैसे हम कहते हैं कि कौन सा भी बुक से उसका इंडेक्स रहता, वैसा ये चैप्टर नंबर 1 हमारा इंडेक्स है, जिसमें हमें बेसिक डेफिनेशंस दी है। लाइक एग्रीमेंट दिया है, एग्रीमेंट हमारा सेक्शन नंबर 20 में है। बहुत से सेक्शन है डायरेक्टली MCQ में पूछा जा सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी उस पर पूछे जा सकते हैं। देन अप्रूव्ड यानी क्या है, जैसे हम जैसे
अगर हमें कुछ भी चाहिए लाइक परमिशन चाहिए तो उसे अप्रूव्ड लगेगा, हमें एक आधा लाइसेंस निकालना है तो उसको लिए अप्रूव लगेगा। तो जो हमारा फार्मेसी एक्ट है उसके लिए जो अप्रूव्ड है वो सेक्शन नंबर 12 एंड 14 में इंक्लूड है। ये हमारा कौन कह रहा है, मैं नहीं कर रही, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का है, ठीक है। अगेन गाइस इसमें इंक्लूड है सम डेफिनेशन, ये जो मैं बता रही हूँ वो डेफिनेशन है जो हमारे चैप्टर 1 में दिया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किए हैं, ठीक है। 1 बाय 1 वो देखेंगे एंड देन वी विल गो फॉर चैप्टर नंबर 2। सेंट्रल काउंसिल में क्या है, तर सेंट्रल काउंसिल म्हणजेच काय आपलं, दॅट इज द फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारा कंप्लीटली फार्मेसी एक्ट को रेगुलेशन करता है, ये अंडर सेक्शन नंबर 3 में आता है, ठीक है। नाउ सेंट्रल रजिस्टर, ठीक है, म्हणजेच काय तर एक सेंट्रल, देयर इज अ सेंट्रल रजिस्टर गाइज जो हमारा सेक्शन नंबर 15A में आता है। अब ये सेंट्रल रजिस्टर है तो भी क्या, तो ये एक रजिस्टर रहता है जिसमें ऑल फार्मासिस्ट आर इंक्लूडेड, ठीक है। सब फार्मासिस्ट के नेम एड्रेस विथ अप्रूव इसमें ये सेंट्रल रजिस्टर में इंक्लूड रहता है। और ये किसने बताया हमें, ये हमने हमारे फार्मेसी एक्ट से सीखा है, ठीक है। और ये किस सेक्शन में आता है, तो सेक्शन नंबर 15 में ये आता है। नाउ एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है, तो ये एक मेन कमेटी है, जैसे हम बोलते हैं PCI है। सो PCI की जो डिफरेंट बॉडीज है लाइक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एजुकेशन कमेटी है, वेरियस रेगुलेशन कमिटीज है। सो ये ऑल कमिटी कहाँ से आती है, PCI में आती है। और उसमें जो मेन कमिटी है वो दैट इज आवर एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो सब लॉज सब रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। डेफिनेशंस दिए हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 में। नाउ यूनिवर्सिटी, अभी यूनिवर्सिटी में क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन दैट इज आवर UGC। ये यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन क्या करती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इंडियन जो एजुकेशन है उसको रेगुलेशन करने के लिए। नाउ मेडिकल प्रैक्टिशनर, अब ये हमें बताता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली क्या होता था, इनिशियली कोई भी बंदा आ रहा है, कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई भी डिस्पेंस कर रहा है, बट दिस एक्ट से अस कि ये प्रैक्टिशनर क्या होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट क्या होना चाहिए, कि जिसे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, जिसने प्रॉपर कोर्स कंप्लीट किया है, जिसने डिसीज पढ़ा है, उस पर डिसीज क्यों होता है ये पढ़ा है, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ा है, ठीक है। सो दिस कम्स इन अंडर सेक्शन 4। ये जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है सेक्शन नंबर 4 हमें बताता है इन 1956। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। 1956 ये यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का जो ईयर है, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये 1956 में आया था और ये अंडर सेक्शन 4 में आता है, नॉट दिस मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। नाउ गाइस ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमें ऑल द डिफिनेशंस है। नाउ चैप्टर नंबर 2 हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 हमें क्या बताता है, तो चैप्टर नंबर 2 हमें कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल दैट इज आवर जो मेन बॉडी है, ठीक है, दैट इज ये जो फार्मेसी एक्ट है जिसमें हमें कहा था कि कुछ तो भी मेन है जो हमें फार्मेसी को डिफाइन करता है, फार्मेसी एक्ट को रेगुलेट करता है। तो ये जो मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी हमारा चैप्टर नंबर 2 में आता है, ठीक है। वो बताएगा कि हमें किस कॉन्स्टिट्यूशन में दैट इज आवर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कौन कौन से मेंबर्स रहने चाहिए, कितने मेंबर्स रहने चाहिए, कौन कहाँ से आएगा, ये सब कौन बताता है, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 2 बताता है, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर नंबर 2 और वी कैन से अकॉर्डिंग टू द फार्मेसी एक्ट, ये कहता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में ये जो कंपोजिशन है, ये इसने जो मेंबर बताया इतने मेंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये मेंबर कौन से है, तो पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट है उसमें 6 मेंबर होने चाहिए यूजी से, दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के कुछ 6 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। उसमें देयर शुड बी 1 टीचर ऑफ फार्मास्यूटिक्स और केमिस्ट्री और वी कैन से फार्मेसी टीचर, उसमें एक तो भी फार्मेसी टीचर होना चाहिए एंड दे आर इलेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, ठीक है, जो हमारे 1956 में आती थी। नाउ
वो कहता है, कौन कहता है, चैप्टर नंबर 2 ऑफ फार्मेसी एक्ट कहता है कि इसमें सिर्फ यूजीसी के मेंबर नहीं चाहिए, तो उसमें 6 मेंबर चाहिए नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें नॉमिनेट करते हैं। अब इसके याद कैसे करना है, क्योंकि पीसीआई की बॉडी भी है और सेंट्रल स्टेट फार्मेसी ऑफ इंडिया की भी बॉडी है, तो मैं उसे मेरी ट्रिक से याद करती हूँ कि PCI दैट इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है हमारा लाइक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, हम ऐसे बेंजीन निकालते हैं। सो मैं ये स्ट्रक्चर याद रखती हूँ। ये 6 मेंबर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। ठीक है, नाउ 6 मेंबर है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमें याद रखना है। अगेन 1 इलेक्टेड देमसेल्स ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, एक हमारा हमें चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, एंड देन 1 फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक है, इंडिया में जितने भी स्टेट है उसमें से हमें 1 1 1 1 चाहिए, एटलीस्ट 1 तो भी चाहिए। ठीक है, अगेन गाइज देयर इज अ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ड्रग कंट्रोलर, एक ड्रग कंट्रोलर चाहिए। देन डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अब ये क्या है, तो ये हमारे आते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। ठीक है, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बॉडी है उसके ये हेड है। सो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी उसका एक डायरेक्टर चाहिए और हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज का एक उन्हें मेंबर चाहिए। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कुछ पीसीआई के मेंबर। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि एक्स ऑफिसियो मेंबर। अब ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग है, ठीक है, पीसीआई की मीटिंग है और उसमें कुछ उनका पर्सनल रीजन से ड्रग कंट्रोल अवेलेबल नहीं रहा है, तो उसमें एक ऑथराइज्ड पर्सन रहेगा जो उनके बिहाफ मीटिंग अटेंड कर सकता है, उसे हम कहते हैं एक्स ऑफिसियो और ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया. ठीक आहे, याने जर तो अवेलेबल नसणार तर त्याऐवजी हा एक्स ऑफिसर जाऊन मीटिंग अटेंड करू शकते. अब ये जो मेंबर हमने बताए हैं जो पीसीआई की बॉडी में रहेंगे, दैट इज आवर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की बॉडी में रहेंगे, उनका ड्यूरेशन कितना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए रहने वाले हैं क्या? तो नहीं, उन्हें 5 ईयर्स के लिए रखा जाता है एंड देन री इलेक्शन होता है. ठीक है, देन इसमें से ही वो इलेक्टेड करके एक प्रेसिडेंट एंड एक वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्लीट बॉडी. चैप्टर नंबर 2 में क्या आता है? द कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर सेंट्रल काउंसिल, दैट इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. इसमें से क्वेश्चनिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. अगेन गाइज, आप अगर यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो भूल जाओ कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है एप्लीकेशन बेस्ड. ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले बताया तो वो नहीं पूछेगा 1948 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आएगा, वो घूम के पूछेगा कि वो उसको इम्प्लीमेंट कब किया है, दैट इज द 1949 में. सो वो डायरेक्टली नहीं पूछेगा चैप्टर 2 में कि पीसीआई की बॉडी कौन कौन सी है, घुमा फिरा के कुछ तो भी पूछ सकता है. तो सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड यस, प्रिपेयर ऑन दैट वे. नाउ एग्जीक्यूटिव कमिटी, ओ माय गॉड देयर इज अ प्रॉब्लम, मार्कर यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसे ईजी करके आपको बताऊंगी. नाउ गाइज, एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या है? तो पीसीआई की बॉडी है. ठीक है, आई हैव अनदर नोट्स ऑल्सो, अगर आपको चाहिए तो ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स है जो मैं मेरे पर्सनल यूज़ के लिए प्रिपेयर करती हूँ, उसमें से हम देखेंगे. नेवर माइंड. नाउ गाइज, पीसीआई की कमेटी हो गई. पीसीआई में बहुत ऐसे कमेटी रहती है जो रेगुलेट करती है वेगवेगळे फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट कमिटीज़ रहती है, जिसमें हमने बोला था कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो हमारी मेन कमेटी है, दैट इज आवर डिसीजन मेकर. ठीक है, इम्प्लिमेंट डिसीजन ऑफ पीसीआय जो कोणता रूल देणार त्याला हा काय करतो, इम्प्लिमेंट करतो. फायनान्स कंट्रोल करतो. अर्जंट डिसीजन कौन घेतो, तर ये डिसीजन मेकर रहता है, ये हमारा अर्जंट डिसीजन लेता है कौन, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी. अब एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रेसिडेंट कौन है, मेंबर कौन है, इसकी बॉडी के कौन है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई रहता है
चेयरमैन, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट रहता है जो वो इलेक्शन करके लाते हैं, एंड देन इलेक्टेड मेंबर रहते हैं 5। ऐसे 7 मेंबर रहते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, ठीक है। अगेन गाइज एजुकेशन कमेटी है। एजुकेशन कमेटी सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 12 में आता है। ये क्या करता है, जो हमारी एजुकेशन है वो दैट इज द स्टडी पीरियड। स्टडी बी फार्मेसी का सिलेबस 4 ईयर का है, कौन डिसाइड करेंगे, ये हमारी एजुकेशन कमेटी डिसाइड करेंगी। पेपर कौन सा है, कौन डिसाइड करेगा, ये हमारी एजुकेशन कमेटी करेंगी। देन सिलेबस कौन है, कहाँ पे चेंज करता, अभी हमारा सिलेबस चेंज हुआ है बी फार्मेसी का, किसने किया, दैट इज द एजुकेशन कमेटी ने, ठीक है। सो ये एजुकेशन रिलेटेड जो कोई भी डिसीजन है वो कौन लेगा, वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी लेंगे। नाउ इंस्पेक्शन कमेटी रहती है। फाइनेंस कमेटी, इंस्पेक्शन कमेटी क्या करेंगे, इंस्पेक्शन का काम करेंगे, दैट इज आवर ड्रग इंस्पेक्टर काम करेंगे उसमें। फाइनेंस कमेटी है जो फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे। सेंट्रल रजिस्टर है, यस गाइस सेंट्रल रजिस्टर ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन नंबर 15A में आता है। सेंट्रल रजिस्टर इसमें क्या होता है, तो इसमें नेम ऑफ ऑल द फार्मासिस्ट, ठीक है। प्रत्येक स्टेट में कितने फार्मासिस्ट है, सब फार्मासिस्ट के नेम ये सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करता है। सो स्टेट हैव ईच स्टेट में क्या होता है कि उसको कुछ लॉज रहता है, कुछ नियम रहता है, ठीक है। ईच स्टेट को एटलीस्ट 5 कॉपी ईच ईयर को सबमिट करना रहता है सेंट्रल रजिस्टर के, ठीक है। ये जो सेंट्रल रजिस्टर है ईच स्टेट में मेंटेन किया जाता है, और उसके 5 कॉपी किसे सबमिट करना है, तो PCI को सबमिट करना रहता है, ठीक है। अब ये हो गया है हमारा सेंट्रल रजिस्टर, डिसिप्लिनरी कमेटी एंड अदर कमेटी उसमें रहता है। बहुत सारे कमेटी है, बट हमें इंपॉर्टेंट कौन से है, मेन कौन सा है, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी है, बट मेन फंक्शन कौन रेगुलेट करता है, दैट इज आवर एग्जीक्यूटिव कमेटी। नाउ गाइस चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 3 स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गए। सो देखते हैं मेरे पर्सनल नोट्स में कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें बॉडी कौन से है, उसमें रेगुलेशन क्या है, ये सब वो देखता है, ठीक है। अब ये सेक्शन नंबर 19 में आता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल कम इन सेक्शन नंबर 19, और PCI हमारा सेक्शन नंबर 3 में आता है, ठीक है। एजुकेशन रेगुलेशन सेक्शन नंबर 12 एंड 14 में आता है, तो ये आपको याद रहना जरूरी है। अगेन गाइज मैं आपके साथ ऑल सेक्शन शेयर करने वाली हो जो सेक्शन फार्मेसी एक्ट में आते हैं, यानी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो डोंट यू वरी, आई नो वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, बट यस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड यस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ड्रग इंस्पेक्टर, तो उतनी नॉलेज तो हमें रखना ही पड़ेगा। सो अब देखते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर रहते हैं। स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर 6 रहेंगे, उसमें गवर्नमेंट नॉमिनीज 5 रहेंगे। अब आपको अगर PCI का जो कमेटी थी वो अगर याद होंगी तो उसमें सेम थी, बट उसमें गवर्नमेंट नॉमिनीज कितने थे गाइस, ये हमें डॉट रिप्रेजेंट किया था, उसमें गवर्नमेंट बॉडीज 5 रहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे उसमें 6 रहते हैं, यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने रहेंगे, तो उसमें 5 रहेंगे। डिफरेंस आपको याद रखना है। मेडिकल काउंसिल रिप्रेजेंटेटिव एक रहेगा, एक फार्मेसी टीचर उसमें इंक्लूड रहेगा, एक्स ऑफिसर मेंबर, यानी अगर ये नहीं प्रेजेंट रहेंगे तो उसके जगह उसके बिहाव में ये मीटिंग अटेंड कर सकता है, ठीक है। इट अल्सो इंक्लूड चीफ एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर रहेगा, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, गवर्नमेंट एनालिसिस रहेगा, ठीक है। सो ये हो गए हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन। अब गाइस अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि इसी में ही हमारा आता है ड्रग इंस्पेक्टर, क्योंकि इसमें इसका काम ही का है, तो इसका काम है इंस्पेक्शन, ठीक है। ये हाक म्हणजे दैट इज द स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करते हैं, ये इसको इंस्पेक्शन करने का काम रहता है। सो इंस्पेक्शन के लिए ये क्या करता,
तो ये इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपॉइंट द इंस्पेक्टर फॉर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। अब ये इंस्पेक्टर क्या करेगा, अगर आप एज अ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट हो गए हैं तो उसमें आपको काम क्या क्या रहेगा ये हमें कौन बताता है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 बताता है। उसे क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है एंड सबमिट द रिसिप्ट। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन गए तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है एंड रिपोर्ट सबमिट करना है। आपको इंक्वायरी करना है रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट के रजिस्टर रहते हैं, ठीक है। रजिस्टर 3 टाइप्स के रहते हैं, वो हम देखेंगे। उसको आपको इंस्पेक्ट करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। एंड अगर कोई नहीं रूल फॉलो कर रहा है तो आपको हक रहेगा, आप उसे पनिश कर सकते हो और इम्प्रिजनमेंट कर सकते हो फॉर 6 मंथ, और देयर में भी चांसेस कि 1000 रुपीज़ का पनिशमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। ये कौन कर सकता है, तो एज अ ड्रग इंस्पेक्टर एक काम कर सकता है। नाउ गाइस, एग्जीक्यूटिव कमेटी क्लियर है आपको। नाउ चैप्टर नंबर 4, उससे पहले हम देखेंगे कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रहते हैं हमारी ट्रिब्यूनल कमेटी। ट्रिब्यूनल कमेटी यानी क्या, एक ऐसी कमेटी रहती है जो स्पेशली इंक्वायरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। रजिस्टर कितने टाइप्स के रहते हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर सेक्शन नंबर 32 में आता है। सेकेंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर रहता है जो सेक्शन नंबर 33 में आता है, एंड जनरल रजिस्टर रहता है, ठीक है। अब ये रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ये हम देखेंगे ये किस में आता है, तो ये हमें हमारा चैप्टर नंबर 4 देता है, ठीक है। सो वेल ऑर्गेनाइज्ड है गाइज, हमारा ये जो फार्मेसी एक्ट है वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ईच एंड एवरी थिंक, जो ईच एंड एवरी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें मेंशन किए हैं। सो मैं फिर से कह रही हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है बट इंफॉर्मेशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 4, देयर इज अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट म्हणजेच काय, तर जो कोई स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, यानी फॉर एग्जांपल एक स्टेट है इंडिया, वी नो ऑल ऑफ कि इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, कितने हैं कमेंट करके बताओ, ठीक है। जीके का क्वेश्चन है। नाउ ईच स्टेट में, अगर स्टेट है तो ईच स्टेट में कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ये मेंटेन करने का काम हमारा चैप्टर नंबर 4 करता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, अब ये रजिस्टर कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसे मेंटेन कैसे करता है, तो पहली बात उसमें जो पर्सन है उसका फुल नेम चाहिए, एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर पर्सन, ठीक है। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसका एड्रेस चाहिए। देन फर्स्ट एडमिशन का डेट उसमें मेंशन होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन मेंशन होना चाहिए, प्रोफेशनल, अगर वो कोई जॉब करते करते फार्मेसी कर रहा है तो वो कुछ प्रोफेशन में है, उसका प्रोफेशनल एड्रेस भी हमें मेंशन चाहिए, ठीक है। पहली बात कि वो इंडियन भारताचा तो नागरिक असायला पाहिजे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए, ठीक है। फॉरेनर नहीं होना चाहिए। सो ये बेसिक रूल्स है फॉर अ रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। अब प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, मैंने बताया कि 3 टाइप के रजिस्टर है। पहला है फर्स्ट रजिस्टर, सेकंड है सब्सिक्वेंट रजिस्टर एंड थर्ड है सेंट्रल रजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट जो रजिस्टर आहे हा सेक्शन नंबर 32 मध्ये येतो, दिस कम इन सेक्शन नंबर 32 एंड दिस कम इन सेक्शन नंबर 15A। अब ये फर्स्ट जो रजिस्टर है दैट इज द सेक्शन नंबर 32 में जो हमारा आने वाला है, ये क्या है, तर ऑफिशियल गॅजेट्स ने कॉन्स्टिट्यूट केला है। ऑफिशियल गॅजेट्स में ये कॉन्स्टिट्यूट केला है, उसमें हमारा एक ट्रिब्यूनल बॉडी आते हैं, क्योंकि जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, उसमें एटलीस्ट 3 पर्सन रहते हैं। अब ये क्या करेंगे, दे आर इंक्वायर और एग्जामाइन एवरी अप्लिकेशन अंडर द सेक्शन 31, ठीक आहे। म्हणजे आता कोणीही अप्लाय केलं तर त्याला डायरेक्टली रजिस्ट्रेशनमध्ये मेंटेन करत नाही। अगर किसी ने भी अप्लाई किया तो ये रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ये कमेटी क्या करेंगी, उस पर इंस्पेक्ट करेंगी, ठीक है, उसे चेकआउट करेंगे एंड उसके बाद ही फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल पनिश विथ 60 डेज री एप्लीकेशन। अगर एखादा बंदा है जिसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो वो पनिश कर सकता है 60 डे के बाद उसे 60 डेज में उसे री एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ
क्वालिफिकेशन फॉर द रजिस्टर, अगर हमें रजिस्टर में एंटर करना है तो क्या ज़रूरी है, तो 18+ एज होना ज़रूरी है, 2nd डिग्री एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्वालिफिकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अ फर्स्ट रजिस्टर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब सेकेंड है क्वालिफिकेशन फॉर सब्सिक्वेंट रजिस्टर, ठीक है, जिसे हम सेक्शन नंबर 33 में ये हमारा आया था। अब ये रजिस्टर क्या है, तर फर्स्ट रजिस्टर नंतर कोणतीही कंडिशन नाही आहे, पहली रजिस्ट्रेशन फर्स्ट रजिस्टर में ही सब देखा गया था कि प्रॉपर उसका नेम है क्या, एज है क्या, उसके बाद डिग्री है, डिप्लोमा है, ट्राइब्यूनल कैबिनेट सब कुछ रिसर्च किया था। अब उसके बाद कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक है, नो इंक्वायरी इन अदर स्टेट, फक्त वो चेकआउट करेंगे कि अदर स्टेट में कहीं ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, अगर है तो उसमें हम सब्सिक्वेंट रजिस्टर में नहीं ऐड करेंगे, अगर नहीं है तो उसे ऐड करेंगे, ठीक है। हमें रिन्यूअल फीस रहते हैं, रिन्यूअल फीस यानी हमारा अगर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होता है तो हमें रिन्यू करना पड़ता है। उसकी डेट ये 31 दिसंबर के बाद एंड 1 अप्रैल के पहले, यानी ये जो 6 मंथ का टाइम पीरियड रहता है उसमें हमें करना पड़ता है। इफ़ फीस इज नॉट पे, अगर हमने रिन्यू नहीं किया तो वो हमारा नाम भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ रजिस्टर कब हम रिमूव कर सकते हैं, तो अकाउंट मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर हमने कौन सी भी गलत इंफॉर्मेशन प्लेस की तो हमें इजीली रिमूव कर सकते हैं। नाउ ये हो गए चैप्टर नंबर 4। आई होप तुम्हें रजिस्ट्रेशन क्लियर होगा, जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, थर्ड यानी सेंट्रल रजिस्टर में क्या है तो उसमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन रहती है जो सेक्शन 15A में आता है। नाउ गाइज चैप्टर नंबर 5 क्या है, तो मिसलेनियस है, यानी बहुत सारे थिंग यहाँ पे आते हैं, लाइक पेनल्टीज फॉर फॉल्स क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। अगर एखादा पर्सन है जिसने फॉल्स क्लेम किया और उसने रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई किया तो उससे 500 रुपीज़ का दंड रहू शकतो, और देर में भी इम्प्रिजमेंट ऑफ 6 मंथ, और देर में भी चांसेस कि 1000 तक उसे फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है। अगर एक फॉर एक्झाम्पल एखाद्याचं सर्टिफिकेट आहे, त्याला सस्पेंड केला आणि अगर उसने वो सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो उसे 50 रुपीज़ का फाइन भरना पड़ सकता है, ठीक है। और उसमें पावर टू मेक रूल्स ये ऐड है मिसलेनियस में, ठीक है। सो ये हो गए हमारे टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5 चैप्टर जो हमें फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर मिलता है, ठीक है। इसमें ईच एंड एवरी बॉडी आई है, ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। अब गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ द सेक्शन, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 सेक्शन मैंने यहाँ पे ऑल द सेक्शन है वो यहाँ पे मेंशन किया है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। एक बार मैं आपको चेकआउट कर देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं ये पेज की PDF आपको शेयर करेंगी, सिर्फ मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 हमारा PCI में आता है। सेक्शन नंबर 19 कम्स इनटू स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। सेक्शन नंबर 10 एजुकेशन रेगुलेशन, also it comes in सेक्शन नंबर 12 एट 14, ये ऐड करना। अगेन सेक्शन नंबर 12 में आता है अप्रूवल बाय एजुकेशन रेगुलेशन, 32 फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, 33 सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब 40, 41, 43, 42 एंड 43 इसमें क्या है, 40 में है PCI शुड बी पब्लिश रजिस्टर इन एवरी ईयर, ठीक है। PCI को भी कुछ नियम है, उसे एवरी ईयर जो रजिस्टर है वो सबमिट करना पड़ता है। अगेन 41 क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है फॉल्स क्लेमिंग ऑफ रजिस्टर, अगर किसी ने फॉल्स क्लेमिंग किया यानी वो फार्मासिस्ट नहीं है और वो कहता है कि मैं फार्मासिस्ट हो, तो उसे हम 500 to 1000 रुपीज़ फाइन कर सकते हैं। देन सेक्शन नंबर 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिस्पेंस कौन कर सकता है, तो ओनली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैन डिस्पेंस। देन सेक्शन नंबर 33 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है वो इस सेक्शन में आते हैं। सेक्शन नंबर 45 अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन मेंटेन नहीं किया तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकता है, ये सेक्शन नंबर 45 कहता है। सेक्शन नंबर 26 क्या कहता है, तो PCI हैव राइट टू रिमूव द नेम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, PCI को हक है, उसे अधिकार है, वो किसी का भी नेम अगर उसे लगा
कि ये रॉन्ग है तो वो रिमूव कर सकता है। देन सेक्शन नंबर 23 ये कहता है इन PCI कमिटी देयर शुड बी 3 to 5 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। ठीक है, ये कहता है कि ईच स्टेट में हमें एटलीस्ट 3 to 5 मेंबर रहना चाहिए। देन सेक्शन 36(5) 50 रुपीज फाइन इफ सस्पेंडेड रजिस्टर इज नॉट सबमिटेड। ठीक है, अगेन सेक्शन 15 ये कहता है देयर शुड बी सेंट्रल रजिस्टर। ठीक है, सो ये गाइस बहुत से सारे सेक्शन है जो यहाँ पे समराइज किए हैं। अगर आपको लगता है कुछ और इसमें ऐड करें तो आप कर सकते हो और मुझे भी बताओ, मैं भी कर दूंगी मेरे नोट्स में। ठीक है, सो आई नो बहुत ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन रहा है, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन गाइज। सो आई होप गाइज आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अच्छे से समझ आ चुका है। उसमें अगर कौन से पॉइंट्स रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन सा एक्ट पे वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उसमें ज़रूर वीडियो प्रिपेयर करूँगी। अगर एक भी एस्पिरेंट ने कमेंट किया तो भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। अगर हाँ सच में आपको लाइक करते हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट करना मत भूलना, एंड यस ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आप ही के लिए चैनल प्रिपेयर किया है एंड आप ही को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सो यस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।